अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने सिखाने की दुनिया, जमात सुबह, मज़मून माहौलियत मुताला और सबक नंबर 1, हमारे आसपास। तो आज के सबक में हम आसपास में जो हमारा माहौल है उनमें क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें हैं, ये सब हम इस सबक में मालूम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। आओ दिमाग पर जरा जोर दें। रेल का इंजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये जानदार है या बेजान? अभी हमने बताया कि हैवानात जो है एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, नबातात हरकत नहीं करते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं वो जानदार है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हरकत करती है वो जानदार हो। तो पत्थर तो एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, तो हमने इसको बता दिया कि वो बेजान है। लेकिन आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि रेल तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पत्थर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, इसलिए सर ने कहा कि ये बेजान है। लेकिन रेल तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ये जानदार है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये जानदार नहीं है, ये बेजान है। क्योंकि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने से ही किसी को हम जानदार नहीं कह सकते। जानदार होने के लिए सबसे पहली चीज़ है उसका जिस्म बढ़ना चाहिए, उसको भूख लगना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर रेल को भी जो है भूख लगती है, उसको जो है कोयला डाला जाता है तो वो कोयला खा के जो है चलती है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रही है और उसको कोयला भी खा रही है, इसलिए जानदार है नहीं। उसका जिस्म नहीं बढ़ता है, जैसे कि हमने इंजन लिया तो आज इतना छोटा है तो फिर और उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं होती है। उसके अलावा उसको दर्द नहीं होता है, ठीक है। वो अपनी जैसी दूसरी ट्रेन पैदा नहीं कर सकती, वरना क्या होता है, लोग क्या एक ट्रेन खरीद के लाते और फिर उसके बच्चे होते, फिर दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन, इस तरह से तो बहुत सारी ट्रेन हो जाएंगी। तो नई नई ट्रेन बनाने की जरूरत ही नहीं, भाई एक ही ट्रेन से कई ट्रेन हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ट्रेन जो है या रेल जो है वो बेजान है। भले ही वो हरकत करता है, लेकिन वो अपने जैसे दूसरे जानदार अपने जैसे दूसरी ट्रेन को पैदा नहीं कर सकता, रेल को पैदा नहीं कर सकता। उसको दर्द नहीं होता, उसको दुख नहीं होता। जो जानदार होता है उसको दुख होता है, दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद दिया है जानदार दरख्त की लकड़ी से कुर्सी तैयार की है। तो अगर हम कहते हैं कि पेड़ जानदार है, तो पेड़ जानदार है, दरख्त जानदार है, तो उसी दरख्त की लकड़ी से कुर्सी तैयार की गई, तो वो जानदार है या बेजान? तो अभी आप सोचेंगे जब दरख्त जानदार है तो फिर उसकी लकड़ी से बनी हुई कुर्सी भी जानदार है, तो नहीं, वो भी बेजान है। क्यों बेजान है? क्योंकि दरख्त जो है वो तो बड़ा होता है, अपने जैसे दूसरे दरख्त को जन्म देता है, उसको भी धूप की जरूरत होती है, उसको भी पानी की जरूरत होती है। लेकिन कुर्सी हमने खरीद के लाए, तो ऐसा नहीं है कि कुर्सी जो है, एक कुर्सी जो हमने घर में लाए वो दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी कुर्सी बन गई, या उसको भूख लग रही है, उसको पानी की ज़रूरत है, वो अपनी जैसे दूसरी कुर्सी को पैदा नहीं कर पा रही है, तो हम उसको कैसे जानदार कहेंगे? भाई दरख्त जानदार है, लेकिन दरख्त से बनी हुई जो चीज़ें होती है वो बेजान होती है, क्योंकि वो बढ़ती नहीं है, उसको भूख नहीं लगती है और उसको दुख तकलीफ भी नहीं होती है, उसका जिस्म भी बढ़ता नहीं और अपने जैसे को पैदा भी नहीं कर पाती। इसलिए रेल और कुर्सी दोनों भी बेजान है। बताओ तो बोला, तुम्हारे माहौल में कौन कौन से परिंदे नजर आते हैं? तो आप अपने अतराफ में, अपने घर के अतराफ में, या गांव में हो तो गांव के अतराफ में जो भी आपको परिंदे नजर आते हैं वो आप हमको बता सकते हैं कमेंट में लिख के। जैसे कि अभी हम शहर में रहते हैं, तो शहर में कौन से परिंदे हमको ज़्यादातर दिखाई देते हैं? तो चिड़िया दिखाई देती है, कौवा, ये दोनों बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तोते भी कभी कभी नज़र आते हैं। तो आपके माहौल में कौन कौन से परिंदे आपको दिखाई दिए, ज़रूर बताइए। पत्थर के ज़रिए तैयार की गई कौन कौन सी चीज़ों के बारे में तुम जानते हो? तो पत्थर के ज़रिए क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, तो उसके बारे में बताइए। आपने अगर कोई चीज़ ऐसी देखी जो पत्थर के ज़रिए तैयार की जाती है तो वो ज़रूर बताइए। तो अब आते हैं माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक, यानी हमारे आसपास में माहौल में जो बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है, तो उनका एक दूसरे से ताल्लुक क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पानी और हवा माहौल के ही अज्जा। हमारे माहौल में पानी और हवा दोनों चीज़ें मौजूद है और दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ज़मीन पर पानी है, बाकी किसी और प्लैनेट पे या किसी भी कुर्रे पर जो है सैयारे पे कोई पानी वगैरह की अलामत नहीं है, सिर्फ ज़मीन है जिस पे पानी और हवा दोनों चीज़ें हैं। और ये पानी और हवा की वजह से तमाम जानदार ज़मीन पे ज़िंदा है। हर जानदार को इनकी ज़रूरत होती है। अगर कोई दोनों में से एक भी चीज़ अगर नहीं हुई तो इंसान या हैवानात जी नहीं सकते। इसी तरह तमाम जानदारों को गिज़ा की भी ज़रूरत होती है, ये गिज़ा इन्हें माहौल से ही हासिल। अब पानी और हवा तो हमारे पास है। अभी हम पेड़ अगर उगाते हैं तो पेड़ के ज़रिए हमको फल फूल वगैरह मिलते हैं, सब्ज़ी तरकारी उगाते हैं तो उससे हमको सब्ज़ी तरकारी मिलती है, तो उनको भी पानी की और हवा की ज़रूरत होती है। तो हवा और पानी है तो नबातात है, हैवानात है, और हैवानात और नबातात है तो हम लोग भी ज़िंदा है। तो इस तरह से हर चीज़ जो है हमको माहौल से ही मिलती है। ज़िंदा रहने के लिए दूसरी चीज़ें
भी जानदारों को माहौल से ही मिलती है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान जो है माहौल से चीज़ें हासिल करके ज़िंदा रहता है, बल्कि हर माहौल में रहने वाला हैवानात, हर एक को माहौल से ही चीज़ें मिलती। चाहे दरख्त हो तो उसको माहौल से ही पानी मिलता है, और हवा, रोशनी सब वगैरह माहौल से ही मिलती है। परिंदे हैं तो उनको भी माहौल से ही सब चीज़ें मिलती है। घोंसले बना लेते हैं आसपास में, जो वो परिंदे जब निकलते हैं तो उनको कपास मिलते हैं, तिनके मिलते हैं, धागे मिलते हैं, ये सब उनको माहौल से ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि परिंदे जो है उसको खुद कहीं से आसमान से लेकर आते हैं। ये सब चीज़ें माहौल में बिखरी पड़ी है, उनको ढूंढ के, या तिनके तिनके कपास, धागे वगैरह ढूंढ के जो है उसको अपना घोंसला बनाते हैं और अपने बच्चों को उसमें रखते हैं। तो हर चीज़ का ताल्लुक माहौल से है और माहौल से हमको वो चीज़ें मिलती है। इसीलिए ज़्यादातर हमें अपने माहौल को खूबसूरत रखना चाहिए, उसकी हिफाजत करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए जिससे माहौल को नुकसान हो, क्योंकि माहौल है तो हम है। इंसान माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है, जैसे कपास, ऊन, रेशम माहौल से ही मिलते हैं, और इनसे हमको कपड़े मिलते हैं। ये देखिए कपास का पौधा है, इसके बोंडे लगते हैं और इससे कपास निकलती है। फिर उसको अलग अलग तरीके से कपास को जमा किया जाता है, फिर मशीनों के ज़रिए धागे बनाए जाते हैं। फिर उसी तरह भेड़ है, भेड़ के भी ऊन से जो हमको कपास मिलता है। उसके बाद है धागा मिलता है, भेड़ से ऊन मिलता है, और ऊनी कपड़े जो सर्दियों में काम आते हैं भेड़ से मिलता है। कपड़े हैं, फ्रॉक है, ये देखिए ऊन का धागा है। किताबें, किताबों का जो सफ़ा है ये भी जो है माहौल से ही मिलता है। ये टोकरी जो है बांस की बनी हुई, तो बांस हमारे माहौल में पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि सब चीज़ें जो है माहौल से मिलते हैं। कपास, ऊन और रेशम सब हमको माहौल से ही हासिल होता है, और उसके ज़रिए हम अपनी चीज़ें अपने लिए बनाते हैं। चटाइयाँ, टोकरियाँ, बयास के कागज़ जैसी चीज़ें इंसान को माहौल से हासिल होने वाली अशिया से बनाता है। ये सब चीज़ें जो है, चटाई भी बनाता है तो माहौल से, जो बांस की लकड़ी है, बांस के उसको छील के चटाइयाँ बनाई जाती है, लोग टोकरियाँ बनाई जाती है। हम जो लिखते हैं कॉपी के अंदर, वो कागज़ भी जो है इंसान माहौल से तैयार। घर बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी इंसान को माहौल से मिलती है। ऐसा नहीं कि कहीं से लेके आते। मिट्टी हमारे माहौल में पूरी ज़मीन पर फैली हुई है, तो वो मिट्टी, पत्थर है, चट्टानों को तोड़ के पत्थर मिलते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त है तो उनसे लकड़ी मिलती है, और उनके ज़रिए इंसान अपना घर बनाता है। चंद नबातात के बीज हवा के ज़रिए मुंतशिर होते हैं। बहुत सारे जो पौधों के अंदर बीज होते हैं, तो तेज़ हवा जब चलती है तो वो उस हवा के ज़रिए बीज जो है आसपास के माहौल में जाके गिर जाते हैं। तो जो वो बीज जो जिस जगह जाकर गिरते हैं, जब उनको अ, अच्छा माहौल मिलता है तो उन बीजों से फिर नए पौधे जन्म लेते हैं। इस तरह नबातात को भी माहौल से ही मदद मिलती है। ठीक है, अगर बीज, अगर वो हवा के ज़रिए अगर दूर दूर उड़ के नहीं गिरेंगे तो फिर वहाँ कौन सा पौधा उगेगा। तो जब हवा चलती है तो फूलों के अंदर जो बीज होते हैं, फलों के अंदर जो बीज होते हैं, वो उड़कर यहाँ वहाँ आसपास में माहौल में फैल जाते हैं, और फिर उनको मुनासिब माहौल मिलता है। यानी पानी, हवा, मिट्टी जब सब मिलती है तो वो नशोनुमा पाकर फिर वो नबातात जन्म लेते हैं, और फिर देखते देखते वो पेड़ बन जाते हैं। तो जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करते हैं, इसका माहौल पर क्या असर। मुर्दा जानवर का गोश्त गिद्ध, लोमड़ी वगैरह जानवर खा जाते हैं। मुर्दा जानवर खाने में सबसे मशहूर है गिद्ध। जो भी परिंदा, कोई भी जानवर अगर मर जाता है तो गिद्ध उनको खा लेते हैं, लोमड़ी खा लेती है। वो अपना पेट भी भरते हैं और माहौल को भी साफ सुथरा रखते हैं। तो माहौल में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जब हम कहते हैं कि गिद्ध हमारे कितना को, ना उसका गोश्त हम खाते हैं, ना उसको पाला जाता है, तो फिर कायनात में या फिर हमारे ज़मीन पर ये गिद्ध जानवर क्या कर रहे हैं। उनसे तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है, लोमड़ी से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की है वो हमारे माहौल में, भले हम उनको जानते हैं नहीं जानते, लेकिन वो हमारी मदद कर रहे हैं। अगर गिद्ध नहीं होते तो फिर मुर्दा जानवर सड़ते, उनसे बीमारी फैलती। लोमड़ी नहीं होती तो जानवर सड़ते और बीमारी फैलती। तो ये गिद्ध और लोमड़ी जो है ये मुर्दा जानवरों को खा देते हैं, सिर्फ हड्डियाँ रह जाती है। तो इससे हमारा माहौल महफूज रहता है, कोई बीमारी नहीं फैलती है। जानवर के मरने से, सड़ने से बहुत सारी बीमारी फैल सकती है, बल्कि जंगल में दूसरे जानवरों को भी बीमारी हो सकती है। लेकिन गिद्ध और लोमड़ी को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ मुर्दा जानवरों को खाते हैं। तो इस तरीके से उनके मुर्दा जानवर खाने से वहाँ ना कोई जानवर सड़ता है और ना कोई किसी किस्म की बीमारी फैलती है। इस तरह से माहौल भी साफ सुथरा रहता है। मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और मिट्टी में मिल जाता है। अब जितना गिद्ध खा लेते हैं, लोमड़ी खाते हैं, उसके अलावा भी जो हड्डियाँ वगैरह और जो थोड़ा बहुत गोश्त बच जाता है वो मिट्टी में जाता है, और वो सड़ा हुआ हिस्सा मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में मिलने के बाद वो ज़मीन जो है जरखेज़ हो जाती है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, और मुर्दा जानवर का जो सड़ा हुआ गोश्त रहता है वो भी मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी जो है वो जरखेज़ हो जाती है।
यानी बेजान चीज़ों में जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली पैदा होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो जानवर मर गया तो उसका गोश्त सड़ रहा है, तो कुछ हिस्सा सड़ जाता है जब तक कीट वगैरह नहीं पहुंचता उनको खाने के लिए। तो जो सड़ा हुआ हिस्सा रहता है मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में सड़ी गली चीज़ें जो मिट्टी में जब शामिल होती है तो मिट्टी जरखेज़ हो जाती है, और उस जरखेज़ मिट्टी में अगर हम अनाज उगाना चाहें तो बहुत जल्द उग सकता है। तो ज़मीन को जरखेज़ बनाने के लिए ये भी चीज़ें जो है काम आती है। क्या तुम्हें मालूम है भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं? तो देखिए यहाँ पे भेड़ बना हुआ है, उसके जिस्म पे बड़े बड़े बाल है। ये झाड़ियाँ खाती है, इस दौरान चंद पौधों के बीज इसके बालों में अटक जाते हैं। तो भेड़ जो है वो पत्ते खाता है, जंगल में जब घूमता रहता है तो पत्ते वगैरह खाता है। तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके पत्तों के पास जो है इनकी बीज लगी रहती है, जो बहुत कांटे वाली होती है। हम लोग तो बचपन में ये जो बीज होती है कांटे वाली, इसको लेकर हम बहुत खेला करते थे। तो ये जो है बीज जो है इसके बालों में अटक जाती है। भेड़ जब दूसरे मकाम पर जाती है तो वो बीज वहाँ गिर जाती है। जब भेड़ जो है अपने जिस्म को साफ करता है तो जहाँ इसने यहाँ पर पत्तों को खाया, कुछ भी जो है बीज इसके जिस्म में बालों में चिपक गए, फिर भेड़ वहाँ से दूसरी तरफ गया, और जब भेड़ अपने जिस्म को साफ करता है या झटकता है तो वो बीज वहाँ गिर जाती है। वहाँ गिरने के बाद वो जो बीज है ज़मीन में, जब ज़मीन उसको मिलती है, अच्छी हवा, मुतनासिब हवा, सब माहौल, खुशगवार माहौल जब उसको मिलता है तो उस बीज से फिर वहाँ पर एक नया पौधा तैयार होता है। यानी जानदार और नबातात एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरह से नबातात को की बीज को फैलाने में हवा भी काम आती है, और जानवर भी काम आते हैं। कुछ भी जो है परिंदे हैं वो जब फलों को खाते हैं तो उनके में बीज होती है, तो फिर उनके फुजले से वो कहीं भी जाके फुजला करते हैं, तो उसकी बीज को भी जब मुनासिब माहौल मिलता है तो वहाँ से फिर पौधा उगता है। तो परिंदे हैं, जानवर है, और हवा है जो है वो मदद करती है नबातात को उगाने में। इस तरह से जो है माहौल के अंदर ये सब चीज़ें एक दूसरे की मदद करती है और सब एक दूसरे पे मुनसर है। इसलिए माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहिए, माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। अब देखते हैं ये पूरा सबक हमने पढ़ा, समझा, तो हमने इसमें क्या सीखा। हमारे माहौल में कई चीज़ें हैं, और उन चीज़ों में कुछ चीज़ें बेजान हैं और कुछ चीज़ें जानदार हैं। जानदार खुद से हरकत कर सकते हैं, बेजान अपने से हरकत नहीं करते। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा खाने से उनकी बढ़ोतरी होती है, यानी नशोनुमा होती है। उनसे उन्हीं की तरह जानदार तैयार होते हैं। जैसे कौवा है तो कौवा जो है कौवे को पैदा करेगा, तोता है तो तोते को, मैना है तो मैना को, गाय है तो गाय को, भेड़ है तो भेड़ को, बकरी है तो बकरी को। इस तरह से वो अपने ही जैसे दूसरे जानदारों को पैदा कर सकते हैं, इसीलिए तो हम उनको जानदार कहते हैं। जानदारों में कुछ हैवानात होते हैं तो कुछ नबातात। तो जानदार की दो किस्में, एक हैवानात और एक नबातात। जो ज़मीन से उगती है वो सारी चीज़ें नबातात, और जो हैवानात उसको कहेंगे जो ज़मीन पे चलते फिरते रहते हैं, उनको हैवानात कहेंगे। ज़मीन से उगने वाली चीज़ों को नबातात कहेंगे। जानदार की तमाम ज़रूरियात माहौल से पूरी होती है, यानी जितने भी नबातात हो या हैवानात हो, सभी जानदार को जो है माहौल से पूरी चीज़ें उनको मिलती है, उनकी सारी ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती है। गैर जानदार चीज़ों में भी जानदारों की वजह से तब्दीली होती है। माहौल के तमाम अज्जा एक दूसरे पे मुनहसर होते हैं। तो इस तरह से आपको ये लेसन मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। तो इस लेसन को आप 2-3 बार अगर गौर से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरा सबक अच्छी तरह याद हो जाएगा, और इसके बाद हम इस सबक के सवाल जवाब भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।